हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिमार्केबल स्टडीज़। आज की इस वीडियो में भी हम अपने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ आईएएसबी के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उनको भी प्लीज़ चेक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ये कंसेप्ट है जो आपके लिए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ आईएएसबी, ये बहुत ही अलग कंसेप्ट है आपके लिए। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इस फ्रेमवर्क की सभी वीडियोस को अच्छे से समझना होगा, तभी आप पेपर में करेक्ट आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। मैंने आपको इस फ्रेमवर्क की जो पहली वीडियोस थी उनमें मैंने आपको इनके दो ऑप्शंस बताए थे कि आप दो ऑप्शंस हैं आपके पास और आप उन दोनों ऑप्शंस को यूज़ करके पेपर में अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने उसका फर्स्ट ऑप्शन ऐड करा है और यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगी कि आज हम इसमें जो डिस्क्लोजर्स का टॉपिक है इसको कंटिन्यू करेंगे। डिस्क्लोजर्स का जो ये टॉपिक है ये हमारे एलिमेंट्स में इंक्लूड होता है। यही अगर आप दूसरे ऑल्टरनेट को यूज़ कर रहे हो जिसमें हमने लेवल्स इंक्लूड करे थे, उस लेवल में अगर जो हमारा थर्ड लेवल है उसमें हम डिस्क्लोजर्स को पढ़ते हैं। आपने हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम डिस्क्लोजर्स की बात करेंगे उनके साथ हम उनकी कंस्ट्रेंट्स को रिलेट करते हैं। अब डिस्क्लोजर्स हमें पता है क्या होता है कि हमने अपनी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से रिपोर्ट करना है, डिस्क्लोज़ करना है, लेकिन अब कौन सी हमारे पास कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल हैं जो हमें रोकती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को रोकती हैं कि उन्होंने हर तरह की इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं करना। इस वीडियो में हम उस कंसेप्ट को समझेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। फर्स्ट मैंने यहाँ पर ऐड करा है मीनिंग डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि हमने किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेट करती है उसको हाइड नहीं करना। हर तरह की इन्फॉर्मेशन को हमने अपने हर तरह के यूज़र्स को प्रोवाइड करना है कि जो भी हमारे यूज़र्स हैं उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। डिस्क्लोजर्स का मतलब होता है कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल है हमारे यूज़र्स के द्वारा। जब हम डिस्क्लोजर्स की बात कर रहे हैं इट मीन्स वहाँ पर 100% ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी अवेलेबल होनी चाहिए। कोई भी मिसलीडिंग स्टेटमेंट हमने अपने यूज़र्स को प्रोवाइड नहीं करनी। हमेशा आपने ध्यान रखना है डिस्क्लोजर्स मीन्स हमने फुल्ली डिस्क्लोज़ करने हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के सभी एस्पेक्ट्स की। हर पर्सन, चाहे वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है या फिर वो आउटसाइडर है कोई जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन को ग्रैब करना चाहता है, उसको सही इन्फॉर्मेशन मिले। हमने मिसलीडिंग, इनएक्यूरेट, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट नहीं करना। सफिशेंट डिटेल्स हमने प्रोवाइड करनी है। हमने जिस भी एस्पेक्ट को हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इंक्लूड करना है, डिटेल इतनी होनी चाहिए कि हमें समझ लग जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू हम अपने यूज़र्स को क्या समझाना चाहते हैं। यूज़र्स जिस भी तरह की इन्फॉर्मेशन को चाहते हैं या फिर वो फाइनेंशियल पोजीशन, इनकम या फिर कैश फ्लोज के थ्रू वो ईज़िली उस इन्फॉर्मेशन को हमारी फाइनेंस रिपोर्टिंग के थ्रू ले पाएँ, इस तरह से हमने अपनी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करना है। इन्फॉर्मेशन को हमने इस तरह से प्रेजेंट करना है कि जो हमारे यूज़र्स हैं वो कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर पाएँ उस इन्फॉर्मेशन को, कोई भी डाउट्स ना रह जाएं उनके। इस तरह से हमने अपने इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर प्रेजेंट करना है। इन्फॉर्मेशन को हम 3 फेजेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो मेन बॉडी है उसमें सेपरेट नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं हम अपने स्टेटमेंट के, या फिर सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर ही होगा कि प्राइमरी इन्फॉर्मेशन के अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन अब हमारे पास अवेलेबल है जो हो सकता है कुछ यूज़र्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो। हमने उस इन्फॉर्मेशन को भी, वैसी इन्फॉर्मेशन या कोई हमारे पास अवेलेबल है उसको भी हमने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इंक्लूड करना है। आई होप आपको डिस्क्लोजर का मीनिंग क्लियर होगा कि डिस्क्लोजर होता क्या है।
नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है कंस्ट्रेंट्स। अब हमने डिस्क्लोजर्स को पढ़ लिया। आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम डिस्क्लोजर्स की बात करेंगे वहाँ पर कंस्ट्रेंट्स यूज़ होंगी ही होंगी। कंस्ट्रेंट्स का मतलब हम सबको पता है रुकावटें, कुछ रिस्ट्रिक्शंस। जब भी हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं उस टाइम पर हमारी जो फर्म है उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। हम उन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हैं जब हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को परफॉर्म करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे पास 2 फैक्टर्स अवेलेबल हैं हर कंपनी को जो प्रोहिबिट करते हैं इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के। हमारी जो फर्म है हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस अवेलेबल हैं जो हमें रोकती हैं कि हमने उस इंफॉर्मेशन को अपने यूज़र्स को नहीं प्रोवाइड करना, हमने उस इंफॉर्मेशन को हाइड करके रखना है। कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब हम उन रिस्ट्रिक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन सी वो मेन 2 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास कॉस्ट और सेकंड है हमारे पास मटीरियलिटी। मैंने आगे स्लाइड्स में इनके एक एग्जांपल भी ऐड करी है जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा कि ये कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं। सबसे पहले जो कंस्ट्रेंट हमारे पास अवेलेबल है वो है कॉस्ट। कॉस्ट हम सब जानते हैं, खर्चा, हर एक कंपनी का जो खर्चा होता है। कॉस्ट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है हर एक फर्म के लिए और हर फर्म इसको यूटिलाइज़ करती है। जो यूज़र्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वो कई बार सोचते हैं कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो फ्री है, लेकिन जो हमारे प्रिपेयरर्स हैं या फिर जो हमें इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं लेकिन उन्हें पता है कि वो इंफॉर्मेशन फ्री नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कई बार कुछ भी गूगल करते हैं उस टाइम पर कोई आर्टिकल्स इस तरह के होते हैं जो पेड होते हैं, हमें उनको डॉलर्स में या फिर कोई भी और करेंसी में पेमेंट करनी होती है। उस पेमेंट होने के बाद हमें वो आर्टिकल्स या फिर वो डाटा मिलता है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। वो जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है उसी को ही हम कॉस्ट कंस्ट्रेंट बोलते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि जो भी डाटा हमारे पास अवेलेबल होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब हम एक इसकी एग्जांपल करते हैं। जो कॉस्ट पोर्शन होता है वो बहुत ही इजी होता है क्वांटिफाई करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक फर्म है वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, उसको असेंबल करती है, स्टोर कर रही है, उसको प्रोसेस करके रखा है, एनालाइज करते हैं, ऑडिटिंग है और फिर उस इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाते हैं कि वो इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सके। अब इस सब सारे प्रोसेस को फॉलो करने के लिए हम जो है वो एक कॉस्ट पे करते हैं। मींस कंपनी का कोई खर्चा हो रहा है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने से लेकर पहुंचाने तक इन्फॉर्मेशन। वो कॉस्ट जो है वो यूज़र्स को पे करनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट कंस्ट्रेंट। जब भी हम कॉस्ट कंस्ट्रेंट की बात करते हैं उस टाइम पर हम उसके साथ बेनिफिट्स को भी कंसिडर करते हैं। बेनिफिट्स कंसिडर करने का मेन मोटिव ये होता है कि हमने जो कॉस्ट पे करी है उस कॉस्ट की वैल्यू से ज़्यादा हमें बेनिफिट्स रिसीव होने चाहिए, इसलिए हम हमेशा कॉस्ट के साथ बेनिफिट्स को ज़रूर इंक्लूड करते हैं। जो बेनिफिट्स होते हैं उनको क्वांटिफाई करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी इंफॉर्मेशन थी, जैसे किसी भी फर्म की कुछ टैक्सेस के साथ जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो उन्होंने पहले हाइड करी हुई थी। जब हमने उसके लिए कॉस्ट पे करी तो हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब हम जो यूज़र्स हैं, जो रीडर्स हैं, वो मोर एक्यूरेटली असेस कर सकते हैं कंपनी के टैक्सेस को या फिर जो उनके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके पास, उनके रिगार्डिंग हम उस इन्फॉर्मेशन को असेस कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं कॉस्ट कंस्ट्रेंट। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ अवेलेबल हैं जो कॉस्ट बेनिफिट कंस्ट्रेंट को यूज़ करती हैं और जिनका मतलब है कि हमने जो बेनिफिट्स ड्राइव करे हैं वो ज़्यादा हैं उस कॉस्ट से जो हमने उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए पे करी है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंस्ट्रेंट है वो है मटीरियलिटी। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने हर तरह के इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, लेकिन
जो सेकंड कंस्ट्रेंट है ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि जो कंपनीज़ हैं वो कुछ इन्फॉर्मेशन को ओमिट कर सकती हैं जो उनके रिगार्डिंग इममटीरियल है। मटीरियल इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके लिए हमें पूरे ध्यान से उसको समझना पड़ेगा, उस इन्फॉर्मेशन को हम बोलते हैं मटीरियल इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के टाइम हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो हमारे यूज़र्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगी, जिस इन्फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, हम उस इन्फॉर्मेशन को ओमिट कर सकते हैं। कंपनी ने सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करना है अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जिनका इम्पैक्ट होगा फर्म की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे। अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर मैंने एक लोन की एग्ज़ाम्पल ली है। एक कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, ठीक है, उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ना, उसकी रिपोर्टिंग उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स में की हुई है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स ह्यूज अमाउंट है। अब जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है जो इसने ना ₹1000 का लोन लिया। अब ₹1000 बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आगे बहुत ही छोटी सी अमाउंट है। ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगी एक फ़र्म की ओवरऑल परफॉर्मेंस से, और ना ही इसका ज़्यादा कोई यूज़ होगा हमारे जो यूज़र्स हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेशन को अब हम ओमिट कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि हर कंपनी के लिए इन्फॉर्मेशन जिसको वो ओमिट करना चाहती है वो अलग अलग होगी। जिस तरह से कंपनी का साइज़ और उसके ऑपरेटिंग कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती जाएंगी, उसी तरह से उनके लिए इन्फॉर्मेशन जिनको वो ओमिट करना चाहते हैं वो भी अलग अलग होता जाएगा। हर फर्म की अलग रिक्वायरमेंट्स होंगी कि वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन को ओमिट कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ IASB के लास्ट पार्ट मींस हम उसमें उसके कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि कैपिटल और कैपिटल मेंटेनेंस कंसेप्ट का मतलब क्या होता है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।